हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आपको पता है चैप्टर चल रहा है सॉर्टिंग मटीरियल इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना हम लोग सीख रहे थे। जहां पर चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट पूरा कर लिया था, हमने पढ़ लिया था, उसमें सारे जितने भी टॉपिक्स आए थे और हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। यानी जो जितने भी टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं उनमें से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनकी बात यहाँ पर हो रही थी। चलिए, तो सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। जहां पर बात की थी हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की, यानी वर्गीकरण आपका क्या होता है। ठीक है, तो वर्गीकरण क्या था? जब आप वस्तुओं के समूह बना रहे थे, वस्तुओं के समूह कैसे बना रहे थे? उनमें कुछ तो समानताएं थी जिनके आधार पर आप उनको एक वर्ग में रख रहे थे, और कुछ कुछ भिन्नताएं थी जिनके कारण आप उनको अलग अलग वर्गों में रख रहे थे। जैसे आपने बहुत सारे क्या किए, आपके पास फल थे, आपके पास सब्जियां थी, आपने क्या कहा कि हमने सारे फलों को एक ग्रुप में रखा और सारी सब्जियों को एक ग्रुप में रखा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या था? वर्गीकरण था, यानी कि क्लासिफिकेशन जिसको कहा जाता है। ओके, तो वर्गीकरण क्या था आपका? समान या भिन्न विशेषताओं के कारण उनको एक समूह या अलग अलग समूह में रखना ही आपका क्या है? क्लासिफिकेशन है, यानी कि वर्गीकरण है। ओके, और नीड क्या है क्लासिफिकेशन की? आवश्यकता क्यों हो रही है? उत्तर है उनका नीड क्या है क्लासिफिकेशन की? वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? तो एक सिस्टमैटिक नॉलेज को गेन करने के लिए, एक क्रमबद्ध अध्ययन को अपना प्राप्त करने के लिए, और इसके अलावा हम वस्तुओं को बहुत अच्छे से समझ सकें, इसके लिए वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? सारे स्कूल को एक साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? 6 to 12 पूरी एक ही क्लास में क्यों नहीं बिठाया जा रहा है? बताओ। इसलिए नहीं बिठाया जा रहा है कि इससे क्या होगा, क्योंकि सभी इतने सारे 6 to 12 तक एज ग्रुप जो है वो अलग अलग है, अलग अलग आयु के बच्चे हैं, अलग अलग उनका मानसिक स्तर है। इसलिए क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया, समूहों में उनको बांटा गया। कुछ बच्चों को जो एक एज ग्रुप के थे उनको क्लास 6 में रखा गया, जिनका मानसिक स्तर भी लगभग समान है और पूर्व ज्ञान भी जिनका समान है, जिन्होंने एक समान अध्ययन अभी तक किया है, उनको एक क्लास में रखा गया। 7th में एक लगभग समान एक ग्रुप के एज ग्रुप के बच्चे आएंगे जिनका मानसिक स्तर एक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जिससे कि अध्ययन करना क्या होता है? आसान हो जाता है। और हम यही पढ़ रहे थे कि नीड क्या है, तो वस्तुओं को पहचानना, किस तरह से वस्तुओं को पहचानेंगे, सॉर्टिंग करना यानी कि अलग अलग उनको छांटना, इसके अलावा उनकी पहचान बताना कि कहां पर कोई वस्तु है, और अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं के बीच में समानता क्या है। एक ग्रुप पे आने वाली सारी वस्तुओं के गुण समान होंगे। कक्षा 6 के बच्चे हैं तो कुछ तो समानता है। क्या क्या समानता है? एज की हो सकती है कि आपका सामान्य जो आयु होगी, एक औसत आयु, वो लगभग समान होगी सबकी। ठीक है ना? इसके अलावा पूर्व ज्ञान लगभग समान होगा सभी का, और कुछ कुछ चीजों के बारे में नॉलेज सबकी एक समान होगी, तो ये सिमिलैरिटीज हो गई। इसके अलावा ग्रुपिंग हमें डिसिमिलैरिटीज भी बताता है, यानी भिन्नता। कक्षा 6 कक्षा 12 से अलग कैसे है ये हमें बताता है। ठीक है ना? उनकी एज में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, उनके ज्ञान में कितना सारा डिफरेंस आ रहा है, मानसिक स्तर में डिफरेंस आ रहा है। फिजिकल अगर आप उनकी अपीयरेंस देखें, उसमें देखो हाइट कितनी ज्यादा होगी 12th क्लास के बच्चे की, और जो 6th क्लास में होगी उसकी हाइट या एवरेज हाइट आप देखेंगे तो वो थोड़ी कम होगी। तो यानी समानता एक ग्रुप में जो कक्षा 6 में थी, और विसमानताएं या भिन्नताएं आप बोल सकते हो जो कक्षा 6 और 12 में थी। तो यानी समूहीकरण करने से या क्लासिफाई करने से, वर्गीकरण करने से हमें समानता का पता चलता है, इसके अतिरिक्त भिन्नताओं का भी पता चलता है। ठीक है, और मेकिंग द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इजी एंड मोर मीनिंगफुल, यानी हम किसी वस्तु के बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं और उस स्टडी को और सार्थक बनाने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। Why is
मरकरी यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर, थर्मामीटर बनाया जाता है उसमें मरकरी यानी पारा Hg जिसका सिंबल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमरे के तापमान पर ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ऊष्मा का एक बहुत अच्छा क्या होती है, सुचालक होती है या चालक होती है, इसलिए उसका यूज किया जा रहा है किसमें, थर्मामीटर में। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में देखे थे। ऑन व्हाट बेसिस आर द वेरियस ऑब्जेक्ट ग्रुप, किस आधार पर वस्तुओं के समूह बनाओगे, तो कुछ तो आधार लेंगे अगर वस्तुओं को एक समूह में रख रहे हैं। साइज हो गया, आकार उनका क्या होगा, शेप आकृति हो सकती है, रंग हो सकता है, हार्डनेस कठोरता की बात आपने की थी, जल में विलेयता की बात हुई थी। इसके अतिरिक्त अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट यानी चुंबक के प्रति आकर्षण के आधार पर भी आप वस्तुओं के समूह बनाएंगे। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जो चुंबक के प्रति आकर्षित होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो आकर्षित नहीं होंगी, तो इस आधार पर भी क्या बनेगा आपका, अलग अलग ग्रुप बनेंगे। कंडक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा का चालन, कुछ वस्तुएं ऊष्मा का चालन करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो इस आधार पर भी दो वर्ग बन जाएंगे। ओके, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के आधार पर कुछ वस्तुएं पारदर्शी होती हैं, कुछ अल्प पारदर्शी होती हैं, कुछ अपारदर्शी होती हैं। यानी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक जो आपने मटेरियल्स देखे थे उनके आधार पर आपके तीन ग्रुप बन जाएंगे। तो ये सारे आपके क्या हैं, आधार है, जिन आधार पर आप क्या करेंगे, जिन गुणों के आधार पर आप वस्तुओं के समूह बनाएंगे। ओके, क्लियर है। देन हमें वस्तुओं के समूहीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, तो गुणों को बहुत अच्छे से समझने के लिए, एक व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन के लिए, ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को समूहीकरण कर रहे हैं या ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। हाउ डज द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प द शॉपकीपर, यानी दुकानदार अगर वस्तुओं के अलग अलग समूह बना रहा है तो उसको क्या सहायता मिल रही है, उससे क्या मदद मिल रही है समूहीकरण से। बेसिक सा क्वेश्चन है जिसे मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा रही थी तब भी ये एग्जांपल दिया था कि दुकानदार हर एक सामान की ग्रुपिंग करता है। यानी वो डेयरी प्रोडक्ट्स अपने अलग रख रहा है, दूध दही जितना भी आपका डेयरी का प्रोडक्ट है वो अलग रख रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स अलग रख रहा है, खाने की जितनी चीजें हैं वो अलग रख रहा है, स्टेशनरी का जितना भी सामान है वो अलग है, वॉशिंग का जितना सामान है, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गए, शैम्पूज हो गए, आपका कंडीशनर्स हो गए, वो सारे एक साइड है। तो दुकानदार ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको इससे क्या सहायता मिल रही है। एक साथ दो कस्टमर आ गए, एक जीआईसी पीपली से आ गए, एक फाटा से आ गए। जीआईसी पीपली से जो बच्चा आया उसको सपोज डेयरी प्रोडक्ट चाहिए था, दूध चाहिए था उसे, ठीक है, और जीआईसी फाटा से जो आए उनको स्टेशनरी का कोई सामान चाहिए था, रबर पेंसिल कुछ चाहिए था। ठीक है, क्लियर है। शॉपकीपर ने अगर सारा सामान मिक्स करके रखा हुआ है तो उसको ढूंढने में क्या लगेगा, समय लगेगा। लेकिन वहीं पर जब उसने ग्रुपिंग कर रखी है, दुकानदार ने सारे सामान को अलग अलग अलमारियों में या अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखा हुआ है, तो उससे वो क्या करेगा, आसानी से उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट या दूध जो भी जीआईसी पीपली ने मांगा था, जिस बच्चे ने, उनको दे दिया इजीली, और जीआईसी फाटा ने जो स्टेशनरी का सामान मांगा था वो इजीली उन्होंने ढूंढ करके दे दिया, क्योंकि उनको पता है मैंने कौन से कंपार्टमेंट में सामान की ग्रुपिंग की है। ठीक है, तो इससे आसानी से वो क्या कर सकते हैं, कम समय में बहुत सारे कस्टमर को सामान दे सकते हैं। क्लियर। वहीं पर अगर उन्होंने एक साथ सारा सामान रखा होता अव्यवस्थित ढंग से तो उनको बहुत ज्यादा समय लगता सामान ढूंढने में। ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी आप लोगों ने देख लिया था लास्ट सेशन में कि वस्तुओं के समूहीकरण से दुकानदार को किस प्रकार की सहायता मिल रही है। तो किस प्रकार की सहायता मिल रही है, अगर सामान को तरीके से रखा हुआ है, ढंग से समूहीकरण करके रखा हुआ है, तो वो आराम से जल्दी से सामान ढूंढ करके ग्राहक को दे देंगे। और वहीं पर बेतरतीब ढंग से अगर सामान रखा गया है तो उतनी जल्दी और उतनी आसानी से वो सामान नहीं दे पाएंगे। ठीक है। नेम द वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम विच फॉलोइंग थिंग्स कैन बी मेड। चलिए जीआईसी पीपली माइक ले लो जल्दी से। प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, वस्तुएं दी गई हैं, वो किस किस से बनी हो सकती हैं। शूज आपके होते हैं, जूते, वो किस किस चीज के बने होते हैं। चलो जल्दी से माइक ले लो। जीआईसी पीपली, माइक कहाँ है आप लोगों का।
चलो, कोई भी बच्चा माइक ले ले। मुझे बताइए, जूते जो होते हैं, शूज, सभी ने आप लोगों ने पहने होंगे शूज, अलग अलग मटेरियल से बने हुए पहने होंगे। किस किस चीज के बने होते हैं आपके शूज? जीआईसी फाटा, माइक लीजिए। जी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम परिणीति। परिणीति। जी मैम। जी बच्चे, मेरा प्रश्न है आपके आपसे कि शूज आप लोगों ने पहने होंगे, देखे होंगे। किस किस चीज के यस आपने मैम। शूज बने हुए देखे हैं? कौन कौन से मटेरियल से? मैम मैंने प्लास्टिक के शूज देखे हैं और फिर मैंने लेदर के शूज देखे हैं। लेदर और लेदर के शूज प्लास्टिक। देखे हैं और प्लास्टिक। प्लास्टिक के देखे हैं। वेरी गुड। हाँ जी शिवम, मैंने आपसे पूछा मैम था, चेयर किस किस से मिलकर के किस किस चीजों से आपने बनी हुई देखी है? मैम प्लास्टिक एंड वुड। वेरी गुड। प्लास्टिक की देखी है आपने, वुड की देखी है यानी लकड़ी की। वेरी गुड। किसी और को माइक दे दो, गर्ल्स को दे दो, आपके लेफ्ट में जो बैठे हैं। थर्ड है आपका ऑब्जेक्ट कॉइन, यानी कि सिक्का। सिक्का आपने किस किस चीज का बना हुआ देखा है? क्या नाम है बेटा? रोनी मैम। वेरी गुड हिमांशी। मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? हिमांशी। 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 हिमांशी हमें बताएंगे, कॉइन होता है सिक्का, सिक्का किस किस का बना हुआ देखा है आपने? मेटल। मेटल का। मेटल। चांदी। यस, वेरी गुड। हाँ जी, चांदी। चांदी का। ठीक है, चांदी सिल्वर। भी आपका मेटल ही होता है। तो जब आपने मेटल बोला तो उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, सोना आ गया, चांदी आ गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है ना? वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। आपके लेफ्ट में जो बैठे हैं उनको माइक दे दो। यूटेंसिल्स किस किस के बने हुए देखे हैं? बर्तन, बर्तन किस किस के बने हुए देखे आपने? क्या नाम है बेटा? दिव्या। दिव्या। दिव्या आप बताइए, बर्तन किस किस चीज से बने हुए देखे हैं? मैम मैम स्टील। स्टील का देखा है। तांबा। तांबा। मैम पीतल। पीतल के देखे हैं। वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। बॉयज में दे दो माइक किसी को। क्लोथ्स जो होते हैं ना, कपड़े, कपड़े की को किस किस चीज से बने हुए देखे आपने? कौन कौन से मटेरियल के कपड़े देखे हैं? कॉटन। कॉटन। कप रेयन। रेयन। और नायलॉन। नायलॉन। वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। तो देखो, जीआईसी फाटा के बच्चों ने हमें पूरे क्वेश्चन का बहुत सही से आंसर बता दिया है। शूज जो हमारे होते हैं, जूते, वो बहुत सारी चीजों से मिलकर के बने हुए होते हैं बेसिकली। ठीक है, हमें बताया था परिणीति ने कि आपका प्लास्टिक के हो सकते हैं, लेदर के हो सकते हैं, कैनवस कपड़े के शूज आपने देखे हैं, रबर शूज होते हैं हमारे। ठीक है, इसके अलावा चेयर की बात कर रहे हैं, कुर्सी लकड़ी की बनी हुई हो सकती है जैसे शिवम ने बताया। इसके अलावा प्लास्टिक की हो सकती है, मेटल की हो सकती है, किसी धातु की, अलॉय की हो सकती है। ठीक है, कंक्रीट की बनी हुई हो सकती है, सीमेंट से भी बनाई जाती है आपकी चेयर। कॉइन के बारे में हमें जैसे बताया बच्चों ने कि कॉइन जो होता है सिक्का, वो मेटल का उन्होंने कहा, यानी सारी धातुएं जो हैं अलग अलग प्रकार की, उनसे आपका सिक्का बनाया जा सकता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। इसके अलावा और भी आपके कई सारे, जिस तांबे की बात कर रहे हैं उसके सिक्के हो सकते हैं। अलॉय के, मिश्र धातुओं के आपके सिक्के बनाए जाते हैं। यूटेंसिल्स के, बर्तनों के बारे में जैसे हमें दिव्या ने बताया कि हमारे जो बर्तन होते हैं वो
लोहा हो सकता है, स्टील यानी अलॉय हो सकता है, तांबा, कॉपर के आपने बर्तन देखे हैं, इसके अलावा पीतल का हो सकता है, ठीक है, कांच के आप लोग बर्तन देखते हो, बहुत सारे, बोरोसिल हो गया आपका, मेलामाइन हो गया, बहुत सारी मटेरियल्स होते हैं जिनसे वो मिलकर के बने हो सकते हैं। क्लोथ्स के बारे में हमें बच्चे ने बताया कि कपड़ा हमारा कॉटन का, रेयॉन, नायलॉन, सिल्क, इसके अलावा वूल का हो सकता है, जूट का हो सकता है, बहुत सारे फैब्रिक और फाइबर्स आपने पढ़े हैं, तो उन सब से आपके जो कपड़े होते हैं वो बने हुए हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में देखे थे। हमारा जो बैग है वो किन्हीं 4 चीजों से मिलकर के बना होता है, उनके बारे में बताइए। तो कपड़े से बना होता है, कपड़ा कोई भी हो सकता है, कपास हो सकता है, जूट, नायलॉन, कुछ भी हो सकता है। प्लास्टिक का यूज बैग बनाने में किया जाता है। इसके अलावा धातु, जिप जो होती है आपकी बैग में लगी हुई, वो धातु या मिश्र धातु की बनी हुई हो सकती है, ठीक है ना। लिस्ट एनी 3 सॉल्यूशन दैट आर यूज्ड इन योर होम। आपके घरों में 3 घोल या विलियन जो यूज किए जाते हैं। तो सॉल्ट सोल्यूशन, नमक का घोल हम लोग यूज करते हैं, शुगर सोल्यूशन, चीनी का घोल हम लोग यूज में लाते हैं, और लाइम सोल्यूशन आपका बनता है, या लाइम जूस, जो नींबू का रस आप लोग निकालते हैं उसके बाद उसका जूस बनाते हैं, ये आप एक सोल्यूशन के उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये सारे आपके, कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग यूज करते हैं, शीतल पेय, तो ये सारे आपके क्या हैं, विलियन है, ठीक है। वाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है, क्यों, क्योंकि जल अपने आप में बहुत सारे चीजों को घोलने की क्षमता रखता है, इसलिए जल आवश्यक है शरीर में, और ये हमारे बॉडी सेल्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आज के सेशन का क्वेश्चन है, लिस्ट 5 ईच ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, यानी आपको बताने हैं 5 अपारदर्शी वस्तुएं और 5 पारदर्शी वस्तुएं। पहले पारदर्शी और अपारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश आर पार गमन करता है इजीली, और आप क्या बोलते हैं, जिनसे हमें आर पार आसानी से दिखाई देता है, ठीक है ना। जैसे कि कांच होता है आपका, सिंपल ग्लास जो होता है, उससे हमें आर पार आसानी से दिखाई देता है, तो वो क्या हो गया, वो ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी कि पारदर्शी। और जब आप ओपेक की बात करते हैं यानी अपारदर्शी, तो जैसे हमारी दीवार हो गई जो ईंट से मिलकर के बनी हुई है, वो अपारदर्शी होती है। क्यों, क्योंकि उससे आपका प्रकाश गमन नहीं कर पा रहा है, या आप क्या कहते हैं, उससे हमें आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। तो 5 वस्तुओं की आपको लिस्ट बनानी है। ओपेक मटेरियल्स यानी अपारदर्शी वस्तुएं, लकड़ी हो गया, आयरन लोहा हो गया, आपका कार्डबोर्ड हो गया, गत्ता जो होता है आपका, ब्रिक हो गई ईंट, इसके अलावा गोल्ड यानी कि सोना, ये सारी कहती हैं अपारदर्शी वस्तुएं हैं। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी पारदर्शी में वाटर, जल में हमें दिखता है ना, क्लीन वाटर है तो साफ दिखता है आर पार, तो वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट। ग्लास की बात कर रहे हैं, कांच, तो कांच भी आपका क्या होता है, पारदर्शी होता है। एयर यानी हवा भी हमारी पारदर्शी होगी, ठीक है। एंड सेलोफाइन प्लास्टिक, ये भी आपका कैसा होता है, पारदर्शी होता है। और फाइबर ग्लास की बात करते हैं जो कि आपके ग्लासेस में भी लगे हुए होते हैं, तो ये सारे क्या हैं, आपके पारदर्शी वस्तुएं हैं। तो 5 अपारदर्शी और 5 आपके पारदर्शी वस्तुएं ये है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जीआईसी फाटा के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, ठीक है। परिणीति, दिव्या, शिवम, इन बच्चों ने बहुत अच्छे से, 1-2 बच्चे और थे जिन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी स्कूल्स और सभी बच्चे इसी तरह से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से आंसर्स देंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों के साथ आएंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।